बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले कुछ छोटी छोटी खबरें आप तक मैं पहुँचा देता हूँ और उसके बाद फिर हम अपने मेन वीलॉग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के सियासी लीडरान हैं वो अपनी औकात देख लें और उन्हें पता चल जाए कि पाकिस्तान की आवाम उनके बारे में क्या सोचती है। ये रहीक अब्बासी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त सर्वे करवाया और उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे ज़्यादा किरदार किसका था। नीचे उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। नंबर 1 नवाज शरीफ, नंबर 2 आसिफ अली जरदारी, नंबर 3 शहबाज शरीफ और नंबर 4 कमर जावेद बाजवा। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को इकट्ठा ही रखते, शरीफ बरादरान लिख देते और एक ऑप्शन उनको दे देनी चाहिए थी मौलाना फजल रहमान की। हज़ारों लोगों ने इसका जवाब दिया है और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि तमाम सियासतदान जो हैं उनके ऊपर लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है। लोगों का ये मानना है कि इनकी कोई औकात नहीं है, ये कुछ नहीं बेचते और इनकी कोई हैसियत नहीं है कि ये किसी हुकूमत को तब्दील करें। 1% से कम लोगों का ये मानना है, 1% से भी कम लोगों का ये मानना है कि नवाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया। लगभग 3% लोगों का ये मानना है कि जरदारी ने बड़ी क्रेडिबिलिटी है आसिफ अली जरदारी की हुकूमत गिराने में। यानी आसिफ अली जरदारी के बारे में 3% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया। शहबाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, 0.5% से भी कम लोग, 0.4% पाकिस्तानियों का ये मानना है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत को गिराया। और जनरल कमर जावेद बाजवा, इनके बारे में पाकिस्तान में 95% से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि इस शख्स ने इमरान खान की हुकूमत को गिराया। अब आप ये देखें कि क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है सियासतदानों की। सारी ज़िंदगी हो गई, यानी सर से बाल उड़ गए और पाँव घिस गए चल चल के सियासत के अंदर, और दिमाग जो है वो पिलपिले हो गए सियासत कर कर के, और औकात इस लेवल की है आवाम के सामने कि तीनों मिलकर 5% नहीं हो सके। और वो एक शेर का बच्चा जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा, उसके ऊपर लोगों को इतना भरोसा है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज किया है। इन तीनों का कोई किरदार नहीं है। ये होती है क्रेडिबिलिटी, और ये ऐसे ही नहीं बनती। इसके लिए इस मुल्क में 4-4 दफ़ा मार्शल लॉ लगाना पड़ता है। ये क्रेडिबिलिटी ऐसे नहीं बनती। ये क्रेडिबिलिटी तब बनती है जब आप बाबा कौम की बहन को निशाने इबरत बनाएं। ये क्रेडिबिलिटी तब बनती है जब मुल्क 2 लख्त हो और आप इंजॉय कर रहे हों। ये क्रेडिबिलिटी तब बनती है जब आप मगरबी ताकतों के इशारों पे नाचते हुए पाकिस्तान को बार बार जंग के अंदर धकेलें। तो ये है वो क्रेडिबिलिटी जो पाकिस्तान की कौम इंजॉय कर रही है, और वो ये कह रही है कि रजीम चेंज के अंदर कोई औकात नहीं नवाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की और शहबाज शरीफ की। एक्चुअली जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने यह मुकाबला जीत लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा जो है, मैंने एक सर्वे करवाया था, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। कॉलम के मुताबिक जनरल रिटायर बाजवा के बकौल इमरान खान वजीर आज़म रहते तो पाकिस्तान कायम ना रहता। आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर रहा? अब पहले आपने एक तरह का सर्वे देखा जिसमें जिम्मेदारी का तयन किया गया कि हुकूमत गिराने के लिए जिम्मेदार कौन था, वो कौन इतना ताकतवर था जिसने हुकूमत गिराई। तो लोगों ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के पलड़े में ज़्यादा वोट डाल दिए हैं। अब यहां पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोट पड़े हैं। मैंने 2 ऑप्शन दिए थे कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर रहा, जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा या इमरान खान। क्योंकि जनरल बाजवा को यह लगना शुरू हो गया था कि इमरान खान रहता तो मुल्क ना रहता। तो फिर लोगों से यह पूछना चाहिए कि उनके ख्याल में दोनों में से बेहतर कौन था मुल्क के लिए। पाकिस्तानी अवाम के नुक्ता नज़र से देख लेते हैं ना। यानी एक असेसमेंट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की थी बकौल उस कॉलम के, और एक असेसमेंट पाकिस्तान की कौम की भी हो सकती है। तो कौम की बात पूछता ही कोई नहीं है, तो मैंने कौम की बात पूछ ली। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पर वोट डाला है। आपके ख्याल में बेहतर कौन रहा? 5.9%, यानी 6% से थोड़ा सा कम लोगों को यह लगा, पाकिस्तानियों को, कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर थे। जबकि 94.1%, 94.1% लोगों को यह लगा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतर थे। बहरहाल ये भी एक सर्वे है, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको एक खबर और पढ़ के सुनाता हूं, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप सीखना चाहें तो। वो ये है कि उर्दगान ने, तैयब उर्दगान आप जानते हैं, और इनके खिलाफ साजिश भी की गई थी और
तुर्की में लोग ये मानते हैं कि इस साजिश के पीछे मगरबी ममालिक थे, खासतौर पे अमेरिका के बारे में वो कहते हैं कि वो इस साजिश के पीछे था कि तैयब उर्दगान का तख्ता उलटने की कोशिश की गई 2016 में गालिबन। तो उस वक्त उनकी आवाम ने निकलकर फ़ौज को चैलेंज कर दिया था और वो फ़ौज के गले पड़ गई थी। उन्होंने फ़ौजियों को मारा भी था, उन्होंने टैंकों के ऊपर कब्जा कर लिया था और उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया था पूरे तुर्की के अंदर कि तैयब उर्दगान की आवाज़ के ऊपर हर सड़क के ऊपर लोग मौजूद थे और तुर्की की फ़ौज को उन्होंने काबू कर लिया था और फिर अपने सदर को वापस लेकर आए 24 घंटे के अंदर अंदर और फिर बहुत सारे लोगों को निशाने इबरत बनाया गया। वो दिन और ये दिन वहाँ जो है तैयब उर्दगान की चलती है, बंद कमरों में फ़ैसले नहीं होते। बहरहाल तैयब उर्दगान जो है उन्होंने ज़ल्ज़ले के बावजूद, यानी शहबाज शरीफ साहब बहुत तारीफ़ करते हैं तैयब उर्दगान की, नवाज़ शरीफ भी बहुत पसंद करते हैं उन्हें, इस मुल्क को भी बहुत पसंद करते हैं। अभी ज़बरदस्ती तुर्की जाना भी चाह रहे थे लेकिन उन्होंने रोक दिया तुर्की वालों ने। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से हमारे पैसे बच गए, वरना हमारे वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा टब्बर लेके फिर चले जाना था सैर करने के लिए और फिर गरीब कौम का पैसा लग जाना था। तो तुर्क सदर का बहुत शुक्रिया कि हमारे पैसे बच गए। दूसरा, पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा रिलीफ तुर्की को दिया वो ये दिया है कि अब हम 1 साल तक तुर्की से पैसे नहीं मांगेंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, अब जो है वो तैयब उर्दगान ने बदतरीन ज़ल्ज़ले के बावजूद, एक तो आप ये बात याद रखें कि उन्होंने अब तक अपने 12 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है और 50 के मजीद वारंट्स निकाल दिए हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स गिरी हैं इनको बनाने वाली कंपनीज ने बाकायदा सरकार को लिख कर दिया होता है। और पाकिस्तान में भी ऐसे कवानीन है कि 7.9 मैग्नीट्यूड का जो ज़ल्ज़ला आएगा उसको ये इमारत बेयर करेगी, यानी इसकी उम्र इतनी है इमारत की और इस उम्र तक 7.9 रेक्टर स्केल के ऊपर जो ज़ल्ज़ला आएगा उसको ये इमारत बर्दाश्त करेगी और नहीं गिरेगी। अब वो जिन लोगों की इमारतें गिर गई हैं, जिन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया था, वो गिरफ्तार हो रहे हैं। और ये तुर्की में ही होता है। पाकिस्तान में पुल बनता बनता ही गिर जाता है। पाकिस्तान में कराची में हमने देखा पुल के नीचे गाड़ियां आ गई, पूछे किसी ने नहीं, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी मौजें कर रही हैं। एक सड़क तामीर हो रही होती है, उसकी तामीर का आखिरी किलोमीटर चल रहा होता है तो पहला किलोमीटर जो है वो उखड़ गया होता है एक बारिश में। यानी बारिशों के अंदर सड़कें बह जाएं, ये बात आप जाके यूरोप में किसी मुल्क में बताएंगे लोगों को, वो हैरान हो जाएंगे कि भाई ऊपर से बारिश पड़ती है, सैलाब भी नहीं है और सड़क टूट गई। भाई बारिश में कैसे सड़क टूट जाती है? ये जो ठेकेदार अपने घर बनाते हैं, इनके कभी घर टूटते हैं बारिश में? कभी नहीं टूटते। तो सड़क क्यों टूट जाती है भाई बारिश में? वो इसलिए टूट जाती है कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो ये दुनिया में ऐसे नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसे होता है। बहरहाल उन्होंने ये मिसाल बनाई है। तो तैयब उर्दगान ने इतने सारे लोगों की जाँ बहक होने के बावजूद, बहुत बड़ी तादाद में लोगों के बेघर होने के बावजूद, उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन होंगे और इलेक्शन करवाए जाएंगे। यानी तुर्की में वो इस डिज़ास्टर के बाद भी इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में हर वक्त पीडीएम के रहनुमा और उनके सहूलतकार यही मौका देख रहे हैं कि कोई छोटा मोटा वाकया हो हम इलेक्शन को डिले कर दें, कोई छोटी मोटी बात हो हम इलेक्शन को डिले कर दें। हम इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, इनको पता है कि बारिशें होंगी और बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, तो ये कोशिश करेंगे कि अगले साल फिर इलेक्शन ना हो। और अगर इमरान खान साहब ने इंतज़ार कर लिया मानसून का या बरसात का, तो उसके बाद उनको 6 महीने और इलेक्शन नहीं होने देंगे ये लोग। ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि इनको दिखाई दे रहा है कि इनको मैदान में कुछ नहीं मिल रहा। ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से जीतने जा रहे हैं। मुझे कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलता PMLN का या पीपल्स पार्टी का, पंजाब के अंदर से स्पेशली, जो ये कहे कि वो अपनी सीट बड़े आराम से जीत रहा है। पहले बहुत सारे लोग ये दावा करते थे, अब लाहौर के अंदर जो इनके लोग हैं वो भी दावा करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं और वो मुकाबला करने की बात करते हैं, वो टक्कर देने की बात करते हैं कि हम PTI के कैंडिडेट को टक्कर देंगे, उसके साथ हम मुकाबला करेंगे। लेकिन जीतने के दावेदार वैसे नहीं हैं जैसे हमेशा हुआ करते थे। तो ये खबर है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। एक और खबर शेयर करते हैं आपके साथ, थोड़ी सी और शर्म दिलानी है किसी को, तो खबर ये है, अशोक स्वेन, ये इंडियन जर्नलिस्ट हैं और वहाँ बड़े मकबूल आदमी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़े मकबूल हैं और प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है, पाकिस्तान के बारे में किया है और इंडिया के बारे में किया है। यानी पाकिस्तान को अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपनी मईशत को महफूज रखने के लिए
आईएमएफ से जो पैसा चाहिए वो 1.1 अरब डॉलर चाहिए जो मिल रहे हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशोक सवेन ये कह रहे हैं, ये भारतीय प्रोफेसर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, तो इनका ये कहना है कि 1.1 अरब यानी 1.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान को चाहिए आईएमएफ से अपने आप को फिलहाल बचाने के लिए, मईशत को बचाने के लिए। और अब वो लिखते हैं कि एग्जैक्टली द सेम अमाउंट मूडी पेड फॉर हिज 2 लग्जरी प्लेन्स। ये बिल्कुल वही अमाउंट है जो नरेंद्र मोदी ने, भारत के वजीर आज़म ने, अपने 2 लग्जरी तैयारों के लिए दिए। ये फ़र्क है पाकिस्तान और भारत में। मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को कि 70 साल के बाद मुल्क आगे बढ़ते हैं, हम पीछे चले गए हैं। और इतना पीछे चले गए हैं कि अब लोग इस तरह की मिसालें दे रहे हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, फैक्ट है, फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। फैक्ट ये है कि 1.1 अरब डॉलर पाकिस्तान को आईएमएफ से चाहिए और मोदी ने सिर्फ इतना पैसा अपने 2 लग्जरी तैयारे लेने के लिए खर्च किया है। यानी भारतीय वजीर आज़म के पास, चाहे वो मोदी रहे, बाद में कोई और भी हो, उसके पास 2 जो लग्जरी तैयारे होंगे वो उतने पैसे के होंगे जितने पैसों के लिए पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से आईएमएफ के घुटनों में बैठा हुआ है। और आईएमएफ के साथ जो मुआहदा किया है वो भी बड़ा खौफनाक है। उसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन एक खबर और है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हम अपना मुतालबा किसी सूरत ख़त्म नहीं करेंगे। एमक्यूएम जो है वो अभी अपना धरना मौखर करने का ऐलान कर रही है। वैसे बहाने इनको चाहिए धरना मौखर करने के लिए, कभी किसी तकरीब की वजह से, कभी किसी प्रोग्राम की वजह से वो अपना धरना मौखर करते हैं। वो अल्ताफ़ हुसैन का ही टाइम था जब वो डरा धमका के लोगों को लाकर बैठा देते थे। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है और ना लोगों ने एमक्यूएम से इतनी उम्मीद वाबस्ता की हुई है कि एमक्यूएम उनको डिलीवर करके देगी। अभी हाल ही में एमक्यूएम 2 मरतबा हुकूमत में रही है। पहले वफाकी हुकूमत में इमरान खान के साथ थी, अब शहबाज शरीफ के साथ है। उससे पिछली हुकूमत में भी थी, उससे पिछली हमेशा हुकूमत में रही है और कराची के अंदर तो रूल करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कराची को खंडर बना दिया है। तो इस वजह से लोगों को इनसे उम्मीद नहीं है और लोग इनसे मायूस हो गए हैं। तो अब ये बहानों के साथ मौखर ही करेंगे अपने धरने और अपने प्रोग्राम। इलेक्शन में अगर एस्टेब्लिशमेंट एमक्यूएम को जितवाने की कोशिश करे और इनको वोट डलवा दे इनके बक्से के अंदर किसी तरह भी, जैसे ये पहले डालते थे, वो वाला इनको फ्री हैंड मिल जाए और उन लोगों को मुतहर्रिक कर दे, तो फिर ये एमक्यूएम वालों को जितवा सकते हैं। अदरवाइज उनके जीतने का इम्कान कोई नहीं है। शौकत तरीन को गिरफ्तारी के हवाले से एक खबर चली थी, मैंने भी इसको ट्वीट कर दिया था देखकर खबर, लेकिन जब उसको कंफर्म किया तो वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो बल्कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन एफआईए ने उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया है और एफआईए को लगता है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और इंक्वायरी मुकम्मल होने और मजीद कार्रवाई के लिए वो लिखा है एफआईए ने। बहरहाल हो सकता है कि शौकत तरीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात आइन की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक हैं और वो इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत दरख्वास्त दें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह मशवरा नवाज शरीफ साहब को तो नहीं दिया था जब वो कहते थे कि आप लोगों ने अपने हलफ से गद्दारी की, कुछ लोगों ने आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने हुकूमत को गिराया, आपने झूठे केसेस बनाए और बेशुमार घटिया तरीन इल्ज़ामात नवाज शरीफ साहब ने भी लगाए थे। इमरान खान साहब ने तो ये कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, तो अब उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो डायरेक्टली टारगेट किया था उस वक्त जब वो आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं लिखा था? नवाज शरीफ साहब को क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह मशवरा दिया था? मेरे ख्याल में उस वक्त नहीं दिया था। वैसे भी ये बिल्ली के गले में घंटी डाले कौन, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान में। लोग डरते हैं और सियासतदानों को पता है कि पूरा करियर तबाह हो जाएगा इस चक्कर में अगर पड़ेंगे तो। नाज़रीन, मैंने आपको एक खबर बताई थी कि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, जो परवेज़ मलिक मरहूम की अहलियाँ हैं, उनको बनाया गया है मावन ख़ुसूसी शहबाज शरीफ का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के कहने पे बनाया जा रहा है। वजह ये थी कि उनकी जो घर वाली सीट है उसके ऊपर नवाज शरीफ की और मरीम नवाज़ की नज़र है और वो चाहते हैं कि वो सीट के ऊपर मरीम नवाज़ खुद इलेक्शन लड़े, क्योंकि वो लाहौर की सबसे महफूज सीट PMLN के लिए तसव्वुर की जाती है। पहले जितनी महफूज तो नहीं है, मुकाबला तो होगा, लेकिन सबसे महफूज सीट तसव्वुर की जाती है।
तो वो सीट लेने के लिए तो ऑब्लाइज कर रहे थे कि आपको मावनी खसूसी बना दिया जाता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। तो उन्होंने मादरत कर ली है, यानी गुज़िश्ता दिनों 5 नए नामों को कहा गया था कि आप मावने खसूसी बन जाएं। ताहम अब शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मावने खसूसी का ओहदा लेने से मादरत कर ली और कहा कि पार्टी की शुक्रगुजार हूँ, इज़्ज़त से नवाजा, ज़ाती वजूहात की बिना पर मादरत की है। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो ये वाला एरिया नहीं देना चाहते, अपना हल्का नहीं देना चाहते मरीम नवाज़ को, या फिर उन्हें पता है कि ये 4 दिन के लिए जो एहसान इन्होंने चढ़ाना है वो एहसान लिए बगैर इन पे एहसान चढ़ा दो, वो सीट ये खुद ही वहाँ से इलेक्शन लड़ लें। देखते हैं अब होता क्या है। पाकिस्तान ने IMF को नवंबर तक बिजली महंगी करने का एक प्लान दे दिया है और बिजली की कीमत जो है वो लगभग 8 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दी जाएगी और जो किसान पैकेज के तहत एक सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो मार्च से नवंबर तक फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में 14 अरब रुपए सेल टैक्स की मद में इकट्ठे किए जाएंगे। और IMF ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लिए वसूलियों का हदफ 90.4% मुकर्रर कर दिया है। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि मुझ समेत पूरी अशराफिया को कुर्बानी और इसार का मुजाहरा करना होगा, तो सबसे पहले मियाँ साहब अपनी काबीना ही छोटी कर दें। रोज़ाना आप थोड़े से बंदे और शामिल कर देते हैं, काबीना की आप सेंचुरी करने वाले हैं और कुर्बानी देने की आप बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी काबीना की कुर्बानी दें ना, वहाँ से लोगों को बाहर निकालें ताकि आवाम को भी पता चले कि आप कुर्बानी देने के मोड में हैं। कुर्बानी ऐसे तो नहीं होगी, यहाँ आटे का बुहरान पैदा होने वाला है। फ्लोर मिल मालिकान कह रहे हैं कि पीर से पंजाब में हड़ताल का हम ऐलान कर रहे हैं, गंदम की दस्तयाबी नहीं है, आटे का बुहरान पैदा हो रहा है, गंदम की स्मगलिंग रुक नहीं पाई और सस्ता आटा पाकिस्तान में अब मैसर नहीं है। यानी 160 रुपये तक किलो आटा गया है, जो 55 रुपये का इमरान खान के दौर में बिकता था तो बहुत महंगा था। ये पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करके गए हैं 10 महीने। थोड़ी सख्तियां ज़रूर थी, लोगों को तकलीफ़ हुई है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो सूट बूट में फिरते थे ना, लोगों ने उनको नंगे देखा है, नंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।